Hi guys, welcome back to all of you in your favorite YouTube channel CCI Career Maker Smart Classes, online classes, and me, your host and host N.K. Gupta, and we are going to discuss about the living world, chapter first of class 11th, living world। इसमें जो RBSC वाले हैं उनको भी काफी फायदा मिलने वाला है, और जो 11th जिन्होंने पहले भी पढ़ ली है, जो फाउंडेशन वाले हैं और 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको काफी फायदा इससे मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ। क्या है ये लिविंग वर्ल्ड, किस चीज से बना है? तो आप सभी जानते हैं बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो इसमें काफी बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। क्या है वाइटल फैक्टर्स? तो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें कहा जाता है। तो व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो ऑर्गेनिजम्स हैं। बट हम इनको कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनके जानते हैं कि सजीव के क्या लक्षण हैं, लेकिन हमारे माइंड में कभी एक डेफिनेशन इनकी नहीं आई। एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन हमने बनाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए बनाई है यहाँ। तो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या है लिविंग बीइंग्स या क्रिएचर क्या है? तो अ सेलुलर स्ट्रक्चर made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen made organic compounds in chemical composition। फिर से मैं अपनी जो परिभाषा है एक अच्छी सी उसे रिपीट करता हूं। A cellular structure consists of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen made organic compounds in their chemical composition and completed all their फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए बना दी है। क्या है ऑर्गेनिजम्स, इससे आपको परिचित करवा दिया जाए। जैसे यहां आपको सभी को दिखाई दे ही रहा है। अ सेलुलर स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सेल है। इसका मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा लेमा होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहें, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, और इसका मतलब उसमें केमिकल कंपाउंड होंगे ही होंगे जो इन चीजों का कॉम्बिनेशन है। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मेन चीज है नाइट्रोजन, क्योंकि जो हम कहें जेनेटिक मैटर, डीएनए, आरएनए और साथ में जो प्रोटीन है उनके अंदर नाइट्रोजन देखने को मिलता है। तो cellular structure consists of carbon, hydrogen and oxygen made organic compound in their chemical composition which performs their physical, chemical and biological activities known as organisms। तो हम आगे चलते हैं। छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको यहां बता दी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो हाँ जी, हाँ सब यही बोल रहे होंगे कि घर बैठे हुए कि हम सर ये तो हम सब जानते हैं। तो अभी छोटी क्लासेस से आप 11th में आए हैं और छोटे छोटे क्यूट से हो आप सभी, तो आप सभी को देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसी तरह से, हाँ मुझे मालूम है आप सभी को भी हमें देखना काफी अच्छा लगता है। तो आप बने रहे हमारे साथ। पहला है सेलुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज सेल? हमारे माइंड में जैसे ही ये सेलुलर स्ट्रक्चर आता है तो फर्स्ट यूनिट एक आती है दिमाग में, सेल है क्या चीज, क्या भला है ये सेल? तो पहले से आप करते आ रहे हैं बहुत, जिसमें सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल, functional, fundamental, genetic and tiny, that tiny mean smallest unit of a living organism। या अब कहें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग वर्ल्ड किन चीजों से बना हुआ है, इतना तो आप सभी को समझ में आ गया। जो लिविंग वर्ल्ड है वो ऑर्गेनिजम्स से बना हुआ है। एक इंडिविजुअल कहूं, इन इंडिविजुअल्स के मिलने से बनती है पॉपुलेशन, और बहुत सारी पॉपुलेशन बनाएंगी कम्युनिटी, और कम्युनिटी बनाएंगी बायोम्स, और इस तरह से हमारा बायोस्फीयर बनेगा और ये हमारा बायोलॉजिकल किंगडम जनरेट होगा या क्रिएट होगा। मैं फिर से रिदम बनाता हूं।
All living beings consists of a cell. Cell is a smallest structural, functional, fundamental and genetic unit of living organism. मैंने कुछ टर्म्स और यहां मेंशन किए, जिस तरह कंप्लीट बिल्डिंग, बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स, ब्रिक्स जिनको कहें, उससे बनी हुई है। इसी तरह से पूरा जो हमारा बॉडी है, वो पूरी बॉडी भी स्मॉल ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, उसे कहा जाता है सेल। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, टाइनी समझ में आ गया। फंक्शंस जितने भी हैं, उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम भी करती है सेल। जिसमें अगर कहूं एक अमोइबा, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर हम कह दें, ज्यादा उचित रहेगा, असेल्युलर बोले, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हैं बायोलॉजिकल, वो एक सिंगल सेल के अंदर कंप्लीट हो जाती है, अमोइबा प्रोटियस के अंदर। तो आप सभी जानते हैं यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट असेल्युलर वर्ड का यूज करते हैं अमोइबा के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अलग अलग सिस्टम ऑर्गन्स काम करते हैं, और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग तरह के टिश्यू और सेल्स से बने हुए हैं, और हर एक सेल एक खास काम, एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है। जैसे नेफ्रॉन के लिए कहें तो हमारे अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करती है, साथ साथ एक्सक्रिएशन का काम करती है, किडनी बनाती है। और अगर कहें लंग्स में एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम करती है। तो बहुत बड़ा योगदान है इन सभी का। नर्वस टिश्यू हम कहें तो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स से बनती है, तो सभी अपना अपना फंक्शन करते हैं। लेकिन अगर अमीबा में कहें तो अमीबा अकेली सेल होते हुए भी सारे फंक्शन जितने मैंने बोले अकेला कर लेता है, इसलिए उसे असेलुलर कहना ज्यादा उचित रहेगा। तो सेल मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया। बट फंडामेंटल क्या चीज है? तो ओरिजिन जो हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म का, स्पर्म ओवम फ्यूज होते हैं, जायगोट बनता है, जो ओरिजिन होगा वो भी सेल से होगा ऑर्गेनिज्म का। इसी तरह से अब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डीएनए, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होती है, तब जाके क्रोमोसोम कहा जाता है। तो डीएनए जेनेटिक मैटर है, तो हम कुछ इस तरह से कहें कि जो, हाँ, उसी के ऊपर जीन्स होते हैं, जीन, वो जीन ही ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक ट्रेट्स को, जनरेशन टू जनरेशन। मैं कुछ इस तरह से कहूं कि सेल को ही कह दें हम, क्योंकि एक सेल स्पर्म ओवम जब बच्चे में या प्रोजेनी में जाएंगे तो जेनेटिक यूनिट की तरह फंक्शन करेंगे। और लेटेस्ट जो आप देखेंगे सेल थ्योरी आ चुकी है, जैसे हमारे जो 12th के स्टूडेंट अगर इन चीजों को देख रहे हैं, या फाउंडेशन क्लासेस के जो स्टूडेंट है वो देख रहे हैं, तो उनको पहले से मालूम है सेल थ्योरी क्या है, इसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, बट अभी नहीं। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में जिनका नाम है रॉल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी दी है, ओमनियस सेलुला ई सेलुला। क्या है ये ओमनियस सेलुला ई सेलुला? ओमनियस सेलुला ई सेलुला इज अ लैटिन स्टेटमेंट that mean new progenies arises from pre-existing cells, कहूं new cells arises from pre-existing cells after dividing। जैसे ही जो पहले वाली जो सेल्स हैं, जब वो डिवाइड होंगी उसके बाद नई सेल बनेगी। उन्होंने अपने जो थ्योरी है सेल थ्योरी, उनमें कुछ चीजें और मेंशन की है। जेनेटिक कंटिन्यूटी में काफी बड़ा योगदान देती है सेल, साथ साथ जेनेटिक यूनिट भी वहां कहा गया है सेल को। तो मैंने सभी चीजें मेंशन की है, बट फिर भी इस डेफिनेशन से सेल है क्या चीज वो परफेक्टली समझ में नहीं आता। तो अब आ जाएगा, मैं आपके लिए 2 टर्म लिखता हूं। व्हाट इज सेल कोई पूछे तो सेल इक्वल टू, 2 वर्ड के अंदर सेल की डेफिनेशन देनी है। तो सेल में 2 चीजें आ गई, जिसको प्लाज्मा लेमा कह रहे हैं आजकल हम, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा, और उस यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मैटर है उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो मैं कुछ इस तरह से कह दूं कि सेल कंसिस्ट ऑफ
प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा लेमा। सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा लेमा एंड प्रोटोप्लाज्म। और तो आप सभी को सेल के बारे में समझ में आ गया है। तो आप सभी को इतना पता लग गया है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्म होगा। अब माइंड में आता है कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या भला है, तो भला मतलब क्या टर्म है, क्या चीज, इसका मतलब क्या है प्रोटोप्लाज्म का। तो इतना तो समझ में आ गया, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा से बाउंड है, जिस लीनिंग से बाउंड है उसे प्लाज्मा लेमा, जो अंदर है वो क्या है, तो सेमी सॉलिड ट्रांसल्यूसेंट कॉलॉइडल केमिकल सब्सटेंस है, एक लिविंग मैटर है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जे हेक्सले, जिन्होंने 1868 में पहली बार एक स्टेटमेंट दिया। बहुत बार नीट में आया है क्वेश्चन कि कौन से वो वैज्ञानिक हैं, या हु गेव द स्टेटमेंट प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, जे हेक्सले हैं जिन्होंने 1868 में इस स्टेटमेंट को कहा। वो आप सभी देखें, जैसे मैंने कहा कि ऑल लिविंग क्रिएचर कंटेन सेमी सॉलिड ट्रांसल्यूसेंट एंड कॉलॉइडल केमिकल सब्सटेंस। बाकी हम चर्चा कर ही चुके हैं। जो मेम्ब्रेन थी, जिसे प्लाज्मा लेमा एक यूनिट मेम्ब्रेन, एक इकाई की तरह काम करती है और इस प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर करके रखती है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे, प्रोटोप्लाज्म कंप्राइजेस वो चीज हम प्रीवियस वीडियो में भी जिस चीज का जिक्र कर चुके हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये है सेल, सेल में ये हो गई आपकी प्लाज्मा लेमा, तो ये हो गई आपकी प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद में इन चीजों की हम स्टडी पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं थोड़ी बहुत। तो पोलन ग्रेन वाला आप देखेंगे मैटर तो आपको समझ में आएगा। और अब कुछ आपको यहां से समझ आ जाएगा, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हैं, उन दोनों को ही मिला के कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म ही चारों तरफ से कवर है इस प्लाज्मा लेमा से। तो बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, इसे आप यहीं अच्छे से लर्न कर लें। प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हिंदी में कहूं तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो हाँ, इसका मतलब लाइफ के लिए प्रोटोप्लाज्म काफी जरूरी है। जहां प्रोटोप्लाज्म ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, वो मृत हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा है रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट जो हमारा वीडियो देखेंगे आप, पार्ट फर्स्ट जो डला है द प्लांट रिप्रोडक्शन के नाम से, उसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास, चैप्टर का नाम ही ये है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो दोनों क्लासेस के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा 12th में। हाँ, तो अभी 11th से एक साल का वेट करें, अभी 1 ईयर है। तो फिर भी हमारा प्रीवियस वीडियो देखें, मजे आएंगे, उसमें आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मिलेगी पार्ट फर्स्ट के अंदर। तो चैप्टर का नाम होगा आपका रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आरबीएससी वालों के लिए, और जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया जाएगा, जबकि आरबीएससी वालों को शुरुआत में केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बताया जाएगा। तो डेफिनेशन आपने पहले भी की है रिप्रोडक्शन की। पेरेंट से जिस प्रोसेस या जिस विटल प्रोसेस के थ्रू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बनने वाली है, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो बड़ा चढ़ा के दे ले डेफिनेशन, किधर से ही पकड़ ले, एक छोटी सी डेफिनेशन है, तो प्यारी सी डेफिनेशन है, विटल और बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट्स प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी। तो हमने यहां बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। कोई पूछे व्हाट इज पेरेंट, क्या है पेरेंट, तो प्री एग्जिस्टिंग एंड मैच्योर इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, वो है पेरेंट। जो बच्चा पैदा कर रहा है अपने ही जैसा, हाँ, सिमिलर कॉन्फिगर्ड एंड
बट स्मॉल इन साइज, बट छोटा होगा बच्चा, उससे छोटा होगा और ग्रोथ करके वो उसी के जैसा दिखाई देना लग जाएगा। लेकिन अब ये ऑफ स्प्रिंग क्या बला है, तो इसी डेफिनेशन में आपको समझ में आ गया है, स्मॉल साइज बट सिमिलर कॉन्फ़िगर्ड वाली जो इंडिविजुअल मिलने वाले हैं, जो पेरेंट्स के जैसे हैं केवल फॉर्म में या ओरिएंटेशन में, बट स्मॉल साइज के इंडिविजुअल हैं, उनको ही कहा जा रहा है प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। हिंदी में कह दे संतति, और जनक कह दे पेरेंट को। रिप्रोडक्शन का मतलब है जनन, और आप सभी को ये एक छोटी सी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो मैं समझता हूं आपको 3 पॉइंट्स जो ऑर्गेनिजम्स के हैं वो समझ में आ गए हैं, जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म, प्रोटोप्लाज्म मिलता है ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसीजर है, जिससे हमको एनर्जी मिलेगी। वाइटल प्रोसेसेस चलते रहते हैं काफी सारे हमारी बॉडी के अंदर, जिनमें काफी सारी सिंथेसाइजिंग एक्टिविटीज चलती हैं, काफी सारी ब्रेकिंग अप प्रोसेस चलते हैं, जिनको हम सिंथेसाइजिंग एक्टिविटीज को कहते हैं एनाबॉलिज्म, और जो ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है उनको कहा जाता है कैटाबॉलिज्म, और दोनों का जहां इन्वॉल्व होगा उसे कहा जाएगा मेटाबॉलिज्म। तो आप सभी को एनर्जी मिलेगी जब आप फूड कंटेंट यूज करेंगे। तो बने रहे अपने घर, ठीक है, देखते रहे हमारा वीडियो और खाना भी खाते रहे। मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी ऑब्टेनिंग मैकेनिज्म बाय कंजप्शन ऑफ फूड कंपोनेंट, समझ में आ ही गया है। तो जितने भी आप फूड कंटेंट यूज में लेते हैं उसके थ्रू एनर्जी मिलती है, और मैंने पहले ही बता दिया है जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज या वाइटल प्रोसेस हमारे अंदर चल रहे हैं उनके थ्रू ये एनर्जी बनती है, जिसमें जो फूड सब्सटेंस जब आप खाएंगे तो उनका या तो एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। हाँ, कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो केवल एरोबिक करते हैं, कुछ एनारोबिक करते हैं। मैं कहूं कि कुछ कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे फूड का, कुछ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे फूड का, जिससे उनको एनर्जी मिलेगी। और दोनों स्टेप्स, दोनों मैंने प्रोसेस बता दिए। मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंथेसाइजिंग एक्टिविटीज हैं, एंड कैटाबॉलिज्म आर ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस। मतलब समझ में आ ही गया होगा। सिंथेसाइजिंग का मतलब छोटे छोटे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनका पॉलीमराइजेशन होता है, एक दूसरे से बॉन्ड जुड़ेगा। अब अलग अलग तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, तो उनके बारे में चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे। और जो सब्सटेंस बनेगा उसे कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस कहा जाएगा। तो लिखा हुआ है एनाबॉलिज्म आर सिंथेसाइजिंग एक्टिविटीज दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स। मोनोमर बोले सही है। तो मोनोमर का मतलब एक एक जो है जुड़ेंगे, एकलक जुड़ेंगे और बहुलक बनेगा। जो मोनोमर हैं वो जुड़ के बनाएंगे पॉलीमर। बट हम बात करें कैटाबॉलिज्म क्या है, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, तो जवाब दे चुका हूं। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है जिनमें जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस अभी जो हमने बने, हाँ सर वो टूट भी सकते हैं, तो सही है, अब टूट के फिर से सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो आप सभी को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जैसे मैं कुछ इस तरह से समझाऊं, एनाबॉलिज्म बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होंगे और बन जाएगा प्रोटीन। और अगर मैं कहूं कैटाबॉलिज्म में, प्रोटीन जो है उसके जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो टूटेंगे, उनका हाइड्रोलाइसिस होगा और फिर से हमारे पास में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते हैं, सेलुलोज बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं, और ये फिर से टूटते हैं और फिर से ग्लूकोज या हेक्सोज शुगर बन जाती है। तो दोनों का मतलब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के ट्रेड्स के बारे में। तो एक छोटे बच्चे को इन चीजों की नॉलेज दी जाती है। मुझे मालूम है आप सभी इनसे पहले से अवगत हैं कुछ टर्म से, कि ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारी चीजें करते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, साथ में रेस्पिरेशन करते हैं,
डाइजेशन करते हैं, एंडोक्राइन सीक्रेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, एडेप्टेशन करते हैं। तो याद आ गई है वो चीजें आपको। तो अदर लिखा हुआ है जैसे यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, एक जो स्मॉल, मैंने कहा शुरुआत में स्मॉल साइज की प्रोजेनी बनेगी, उसमें ग्रोथ चलेगी और डेवलप होगा। अलग अलग तरह से डेवलप होते हैं हम भी, इसमें फिजिकल, मेंटल, इथिकल, सोशल, इमोशनल, तो ये हमें डेवलपमेंट चलते हैं। ग्रोथ को मेजर करना पॉसिबल है, लेकिन अलग अलग तरह के हमें डेवलपमेंट चलते हैं। केवल फिजिकल मैं डेवलपमेंट कहूं, उसको आप एक स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो मेंटल एबिलिटी है उसका केवल आईक्यू निकाला जाता है, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट। इसी तरह से कहूं इथिकल, हाँ, जिसमें हम अपने आसपास के समाज से सोशल हो, हम अपने समाज से जुड़े और हम अच्छा करें हमेशा। इथिकल का मतलब है नैतिक, और इन सभी चीजों की नॉलेज यहाँ धीरे धीरे आपको मिलेगी। मूवमेंट, व्हाट इज मूवमेंट, क्या है गति, गति क्या है? तो मैं जो अब करता रहता हूं, मेरे हर वीडियो में आप देखेंगे, अब यहां से यहां, यहां से यहां, तो वो है मूवमेंट। तो मैं ऑलवेज, वो लोकोमोशन है जहां प्लेस चेंज हो जाता है, बट मैं साथ साथ घूमता रहता हूं जिससे मेरी जो है वो फिगर मेरा मेंटेन रहे, सॉरी जिससे मेरा फिजिक अच्छा रहे। तो हाँ, 2 घंटे तक अगर हम यहाँ वीडियो लेक्चर कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम उसको मेंटेन करें। कहीं अलग से हमको जरूरत नहीं है। अपने माइंड को अच्छा बनाने के लिए आप सभी भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखते रहें, और एजुकेशन से संबंधित जो हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी के और वीडियोस देखें, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, हिंदी, इंग्लिश, और सभी अपना बेस्ट लगा रहे हैं। तो बायोलॉजी का भी देखते रहे मैं फिर से अपने टॉपिक की तरफ मूव करता हूं। डाइजेशन, डाइजेशन आपको सभी को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो हमने खाया उसका मैकेनिकली टीथ हमारा डाइजेशन करेंगे, साथ साथ एंजाइमेटिक जो है फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वो सिंपल फॉर्म में चेंज होंगे, जिन्हें एब्जॉर्ब किया जा सकता है इजीली। रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन हम जानते हैं, रेस्पायरेशन भी O2 के बिना भी रेस्पायरेशन हो सकता है। O2 के बिना, अभी जैसे कहा कि एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन के थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड सब्सटेंस का और एनर्जी मिलेगी ज्यादा। जबकि अगर मैं कहूं जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ O2, और बट एनर्जी मिलेगी कम। तो कुछ माइक्रोब्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बॉडी जो है उनकी काफी छोटी है, इसकी वजह से ज्यादा एनर्जी की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। मैं और बात करूं अपने और कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक्सक्रेशन कर सकते हैं। जितने हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं बॉडी में, तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। हम ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हमारे अंदर जो वाटर है, मिनरल्स है, सॉल्ट कंटेंट जिनको कहूं, उन सबको हम नेफ्रॉन्स के थ्रू, किडनी के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। तो हम यूरिया रिलीज करते हैं, इसलिए हमको कहा जाता है यूरियोटेलिक। बट इनके अलावा भी बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, केवल यूरिया ही रिलीज नहीं करते हम भी यूरिया के साथ अदर कंपोनेंट भी नाइट्रोजनस कंपाउंड रिलीज करते हैं, जिनमें यूरिक एसिड भी हम रिलीज करते हैं और अमोनियम आयन भी हम बाहर निकालते हैं। बट जिसका अमाउंट ज्यादा है वो है यूरिया, इसलिए हमको यूरियोटेलिक कहना ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन कुछ यूरिकोटेलिक भी हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, कुछ अमोनोटेलिक भी हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं, और कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जो नॉन एसेंशियल, जो ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसे अमाइनो एसिड्स तक को रिलीज कर देते हैं अपनी बॉडी से। उन्हें अमाइनोटेलिक कहा जाता है, जिनमें
यूनियो, पाइला जैसे मोलस्क आते हैं। हाँ, ऑयस्टर जिनको कहते हैं, सीपी या शंख। तो हाँ, वो धीरे धीरे आपको काफी सारी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। तो 4 तरह के हमने कैटेगरी बता दी यहाँ, जिसमें एक अमाइनोटैलिक, एक अमोनोटैलिक, एक यूरिकोटैलिक और एक यूरियोटैलिक। अमाइनोटैलिक अमाइनो एसिड रिलीज करते हैं, अमोनोटैलिक अमोनिया रिलीज करते हैं, यूरिकोटैलिक यूरिक एसिड एंड यूरियोटैलिक यूरिया। तो अभी हम एक्सक्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत ज्यादा ही बता दिया है। व्हाट इज सर्कुलेशन? तो सर्कुलेशन भी चलता है हमारे अंदर, चलता है। इसमें लिम्फ का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन। तो ब्लड अगर नहीं होगा तो आरबीसी नहीं होगी, आरबीसी नहीं है तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो आप सभी को बता दिया जाए कि इस तरह के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स तो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो सके। चाहे आरबीसी है या नहीं है, ब्लड प्लाज्मा में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे हीमोसाइनिन जैसे। तो आपको धीरे धीरे और पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक रेड कलर का ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करे, जो CO2 को ट्रांसपोर्ट करे, हाँ जी, जो 97% O2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सप्लाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके अंदर आरबीसी जो है उसमें मिलने वाला हीमोग्लोबिन काफी अहम रोल अदा करता है। लिम्फ भी है, लिम्फ का सर्कुलेशन भी चलता है। जो अच्छे अच्छे सब्सटेंसेस हैं उनको ब्लड तक पहुंचाया जाता है एब्जॉर्ब करके, और जो वेस्ट मैटर हैं उनको एब्जॉर्ब करके लिम्फ, किडनी जैसे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वहां तक लेके जाता है, ताकि उन्हें रिमूव किया जा सके। लिम्फ जो टिश्यू है और ब्लड है उनके बीच मीडिएटर की तरह काम करता है, बिचौलिए की तरह, जिसमें ब्लड से जो कुछ खास कंटेंट हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, हार्मोन को लेकर वो टिश्यूज तक सप्लाई करेगा। टिश्यूज से जो निकलने वाले जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं, CO2 है, उनको वापस ब्लड में डालता है। अब CO2 होगी तो उसको हार्ट के थ्रू लंग्स तक ले जाया जाएगा, वहां से उसको जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाएगा। इसी तरह से हार्ट किडनी तक भी पहुंचाएगा जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और उनको वहां से हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं एंडोक्राइन सीक्रेशन। तो एंडोक्राइन सीक्रेशन में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन हैं, फंक्शन करते हैं, जिनमें काफी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप 10th तक, हाँ अभी हाल ही में बढ़ के आए हैं सर जी जी। तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनकी आपने स्टडी की। जैसे हमारे ब्रेन की तरफ अगर आप देखेंगे तो उसमें आपने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल बॉडी, इनकी स्टडी की। अगर आप नेक की तरफ देखेंगे तो उसमें थायराइड, पैराथायराइड की स्टडी की। थोड़ा और नीचे आएंगे हार्ट की तरफ तो आपको एक छोटी सी ग्लैंड जो उम्र के साथ साथ, जो वक्त के साथ साथ और छोटी होती जाती है, उसे थाइमस कहा जाता है। इसी वजह से कहते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है, तो थाइमस इम्यून सिस्टम ड्रॉ करता है। इतना आप सभी को समझ आ गया है। तो 6 तो मैंने बोल दी। अब बैक पीछे की तरफ अगर हम कहें तो किडनी है हमारे बैक में। किडनी के ऊपर भी है एड्रिनल ग्लैंड, और इसी तरह से मैं कहूं एक मिक्स ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी, हाँ समझ गए हैं आप, पेंक्रियाज। इसके बाद मेल और फीमेल दोनों के अंदर गोनाड, गोनाड जिनको जेनाइटेलिया भी कहा जाता है, यह जेनाइटल ग्लैंड, जिसमें मैं कहूं कि मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवेरी। इन सभी की चर्चा करेंगे हम आगे वक्त के साथ साथ, तो आप बने रहे हमारे साथ। जिसमें एंडोक्राइन सिक्रेशन का मैंने बता दिया। एडेप्टेशन, जिस तरह का है वातावरण तो हम उसी के अनुसार बने रहें। ऑर्गेनिज्म एडजस्ट जब भी हो पाएंगे, नेचर ऑर्गेनिज्म को जब भी सपोर्ट करेगा खुद भी, जब हम उसी के अनुरूप ढल जाएं। तो एडेप्टेशन है ये।
हम स्ट्रक्चर, बिहेवियर, हमारे फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं उसमें लाते हैं चेंज, जो टेम्परेरी भी हो सकता है। इसका मतलब जैसे कैक्टस है, कैक्टस को डेजर्ट कंडीशन के अंदर आप देखते हैं, कैक्टस को घर में भी आप पॉट में लगाते हैं बट उसमें पानी नहीं देते क्योंकि जीरोफाइट है, जीरिक कंडीशन में मिलता है डेजर्ट में, तो उसे वाटर की जरूरत नहीं है। तो पानी डाल के देखो ना क्या होगा पानी डाल के देखो क्या होगा। तो जो उसके स्पाइन्स है वो मॉडिफाइड लीव्स हैं, वो धीरे धीरे शट डाउन होंगे स्पाइन, और सॉफ्ट लीव्स वहां से स्मॉल साइज की निकलना शुरू हो जाएगी। तो जो चेंज हुआ, जो लीफ, जो स्पाइन के अंदर जिनको हम फोलियोज स्पाइन कहते हैं, फोलियोज फिल्ला से या लीफ से बने हुए स्पाइन थे, वो केवल उसी कंडीशन में थे जब डेजर्ट कंडीशन थी, ड्रॉट कंडीशन जो है कंडीशन थी, वाटर सप्लाई नहीं थी। लेकिन अगर आप मॉइस्चर अच्छे से दे रहे हैं, टेम्परेचर कम है, ज्यादा नहीं है, तो स्पाइन्स जो है वहां से रिमूव हो जाते हैं, उनकी जगह ले लेती है स्मॉल साइज की लीफ। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, एडेप्टेशन टेम्परेरी हो सकता है। तो आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है, हाँ जी, जो 12th वाले देख रहे हैं उनके बायोडायवर्सिटी का एक चैप्टर है, चैप्टर 15, जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एंड देयर कंजर्वेशन। स्टार्टिंग सेम ऐसे ही होगी, तो आप भी बने रहे 12th वाले भी, बहुत सारी नॉलेज आपको भी मिलने वाली है, और जो फाउंडेशन वाले हैं बच्चे वो भी हमारे साथ बने रहे, और कुछ ऐसी चीजें जो बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो वो भी हमारे साथ बने रहे और कुछ मेरे जो खास दोस्त हैं वो भी इन चीजों को देख रहे हैं, तो बने रहो मेरे साथ। और बायोडायवर्सिटी क्या है, हिस्ट्री बायोडायवर्सिटी की क्या है, बायोडायवर्सिटी इसका जिक्र हम हमारे पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। एसेंशियलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन में एक मैंने पॉइंट की तरफ इंडिकेट किया, नाम था बायोडायवर्सिटी। इसका मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो बायोडायवर्सिटी में भी काफी बड़ा रोल अदा करता है। वहां आपको इस बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो व्हाट इज बायोडायवर्सिटी है क्या, तो वेरिएशन है, चेंजिंग है। सर किसमें चेंजिंग है? ऑर्गेनिजम्स में चेंजिंग है, उनके जो हैबिटाट, उनके जो इकोसिस्टम, इसको इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस कहें, उनमें है वेरिएशन। कोई डेजर्ट्स में रहते हैं, कोई फॉरेस्ट में रहते हैं, कोई कोस्टल एरियाज में, कोई अल्पाइन, मिडो, अलग अलग तरह के इकोलॉजिकल साइट पे देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स। तो मैं कुछ कहूं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती, उनके हैबिटाट में भी देखने को मिलती है। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन यहां बोलता हूं, वेरिएबिलिटी और मैन्युअलेबिलिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। जी वही इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, हैबिटाट कहते हैं, इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं। तो वेरिएबिलिटी और मैन्युअरेबिलिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स में तो है ही है, उनके साथ साथ उनके इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस में यानी कि हैबिटाट में भी है। स्टार्ट किन्होंने किया, कौन है? तो लिखा हुआ है हिस्ट्री जहां से आई है, तो 12th में नाम दिया हुआ है केवल एडवर्ड विल्सन, जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को एक्सप्रेस किया है। मैं कुछ इस तरह कहूं, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, बायोलॉजी टर्म को फैलाया, उनका नाम है सर एडवर्ड विल्सन, जिन्होंने 1986 में ये एक्सप्रेस किया बायोडायवर्सिटी वर्ड। बट उनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट निकल के आए हैं जिन्होंने ये बायोडायवर्सिटी से पहले भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म दिया, जिनका नाम है ई नॉर्स एंड मैकमैनस। ई नॉर्स एंड मैकमैनस जो हैं, इन्होंने 1980 में ही टर्म दे दिया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बाद और आए वाल्टर जी रोजन। वाल्टर रोजन ने 1985 में पहली बार टर्म दिया, रोजन ने पहली बार टर्म का यूज किया बायोडायवर्सिटी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन्होंने एक्सप्रेस किया, तो जवाब पहले ही दे चुका हूं, और
आपको सीबीएसई में केवल यही देखने को मिलेगा, एडवर्ड विल्सन। तो आप इस जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जो फिलोसोफर हैं, ठीक है, इनका नाम यही आप, दार्शनिक हैं, इनका आप नाम यही याद कर लें, फैलाने वाले हैं, प्रचार प्रसार करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी टर्म का। टाइप्स भी आपको अब क्लास 12th के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, जिनमें स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो इनकी चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे वक्त के साथ साथ। हाँ जी, स्पीसीज अलग अलग हो सकती हैं। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब उनके जो जीन्स हैं उनमें चेंज हो सकते हैं, और इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की चर्चा हम पहले ही कर चुके, जिसमें मैंने कहा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट हो सकते हैं, डेजर्ट हो सकते हैं, कोस्टल एरिया, सी कोस्ट के पास वाले एरिया हो सकते हैं, और अलग अलग तरह के अदर हो सकते हैं जिनमें वेटलैंड, जिनको नम भूमि कहा जाता है, अलग अलग तरह की लेक हो सकती है, सॉल्टी लेक हो सकती है, फ्रेश वाटर लेक हो सकती है, ईस्टूरीज हो सकती है जहाँ पे दोनों तरह का पानी मिलता है, या मैं कहूँ नदी और जहाँ समुद्र का मिलन होता है तो उसे डेल्टा कहते हैं। तो ईस्टूरीज जहाँ 2 या 3 नदियों का, समुद्रों का या नदी समुद्र का संगम होगा उसे कहा जाएगा ईस्टूरीज। बाकी हम चर्चा करते रहेंगे। अभी इन चीजों को करने से साथ साथ हम डेफिनेशन तो हमने देख ही ली है, टाइप्स देख लिया आपने हिस्ट्री देख ली, लेकिन मेन चीज है डेटा। सर ये डेटा याद करने पड़ेंगे। हाँ जी, यही याद करने, यही बहुत मेन है, इन्हीं को आपको याद करना है, अच्छे से कर लें यही। हाँ जी, यही करने हैं ना। तो हम ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। इस ग्लोब पे, इस पूरी अर्थ पे कितने तरह की स्पीसीज निवास करती है? तो सही है, तो रहने से ही मतलब है। एक ऑर्गेनाइजेशन है काफी बड़ा, जिसका हेडक्वार्टर 1948 में मॉर्गस जगह है स्विट्जरलैंड की। मॉर्गस स्विट्जरलैंड पे पहली बार बनाया गया। उस समय नाम दिया गया WCU, द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे बाद में चेंज करके बना दिया गया IUCN। तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो सही है। IUCN ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टर्म दिया है। इन्होंने बताया कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है, इस चीज का आंकड़ा 2004 में ही ये दे चुके हैं। तो अप्रोक्सीमेट 1.5 मिलियन स्पीसीज इन्होंने यहां बता दी हैं। कुछ और भी साइंटिस्ट में रॉबर्ट मे है नाम, रॉबर्ट मे 7 मिलियन स्पीसीज बताते हैं। अरे आप सभी को ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का थोड़ा नॉलेज हो चुका है, आपको केवल एक वर्ड को पकड़ना है, IUCN। IUCN की जो फुल फॉर्म है अच्छे से याद कर लें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, दोनों से मतलब नेचर भी और नेचुरल रिसोर्सेज भी। तो मैं फिर से बोलता हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैंने कहा कि हेडक्वार्टर कहां है? मॉर्गस स्विट्जरलैंड में। कब बना? 1948 में बना। पहले नाम दिया गया था द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU। तो 2004 में डेटा इनके द्वारा दिए गए। रॉबर्ट मे ने अपने कुछ डेटा दिए, 7 मिलियन बताते हैं सर कि 7 मिलियन है इस ग्लोब की बायोडायवर्सिटी। अब वक्त के साथ साथ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां जो है अन्वेषण अभी हो नहीं पाया है। अन्वेषण क्या है? खोज से मतलब है रिसर्च नहीं हो पाई है। तो अभी ये धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये रिसर्च जैसे जैसे होती जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिनमें अमेज़न
के कोर एरिया की स्टडी अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत घना है जंगल। इसी तरह से जो काफी बड़े बड़े सी, पैसिफिक ओशियन और मैराइन जो है पार्ट में मैराइन ट्रेंच के नाम से जाना जाता है और काफी डेप्थ रखता है पोर्शन। तो जितना हम समुद्र के नीचे जाते हैं, इसी तरह से हम पृथ्वी के भी या अर्थ को भी जब डिग करते हैं, खोदते हैं, तो हम ज्यादा नीचे तक नहीं खोद पाते। तो बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स इस धरा के नीचे भी अपना निवास स्थल बनाए हुए हैं। कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशन में भी निवास करते हैं जहां तक हमारी पहुंच संभव नहीं है, तो उनकी अभी स्टडी पॉसिबल नहीं हुई है। तो ये वक्त के साथ साथ स्पीसीज बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे रिसर्च और डिस्कवरी बढ़ेंगी। तो एक स्टेबल नहीं है, एक रुकी हुई, एक स्थिर नहीं है स्पीसीज जिन्हें हम मेजर कर सके इजीली। फिर भी कुछ डेटा यहाँ दिए गए हैं जिनमें वर्ल्ड के अंदर कितने प्लांट्स हैं, तो लगभग 22% के आसपास बताए गए हैं, और जो एनिमल्स हैं उनको 70% के आसपास बताया गया है। इनके अलावा कुछ प्रोकैरियोट्स भी हैं, कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें वायरस, विरोइड, प्रियोन। तो इनकी स्टडी हम वक्त के साथ साथ करते रहेंगे। अभी तो आप बने रहें, क्या है ये, इनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। प्लांट्स में भी कौन सा प्लांट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप सभी जानते हैं जो एंजियोस्पर्म्स हैं जी, जिनको आवृत बीजी, आपने 12th वालों ने अभी पहले ही पढ़ लिया है, जिनको आवृत बीजी कहते हैं, उनकी स्पीसीज आंकी गई है 2,60,000 स्पीसीज। हाईएस्ट स्पीसीज जो है इस समय मौजूद है प्लांट्स की। सेकंड हाईएस्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है डेटा, तो नाम है फंजाई। एंजियोस्पर्म फर्स्ट है और फंजाई 72,000 स्पीसीज के साथ सेकंड नंबर पे बना हुआ है। हम अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म सभी प्लांट्स का 50% तक कवर कर लेता है, तो बाकी बचे हुए 50% में फंजाई काफी ज्यादा स्पीसीज है, 72,000 स्पीसीज फंजाई की। तो इनको यही याद कर लें सर, हाँ जी यही याद कर लो, अच्छे से कर ले, बिल्कुल अच्छे से कर लो। आते हैं क्योंकि ये नीट में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ जाते हैं और बच्चा इतनी इजी चीज नहीं लिख पाता, तो कई बार हमको भी ऐसा लगता है पढ़ाने में कुछ कमी रह गई है। तो आप सभी से मेरा पोलाइट रिक्वेस्ट है, जितना भी चीज कराया जा रहा है यहाँ, आप उसको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर ले। इन चीजों को आप 12th में फिर से पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, ये टॉपिक फिर से आएंगे आपके। मैंने तो पहले ही बता दिया आपको कि बायोडायवर्सिटी एनिमल की अगर हम देखें वर्ल्ड में तो 70% है, लेकिन अब एनिमल्स भी दो तरह की कैटेगरी में डाल के हम पढ़ लेते हैं, एक तो इनवर्टिब्रेट्स और एक वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स इनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होता, रीढ़ की हड्डी बैकबोन, और वर्टिब्रेट्स इनमें वर्टिबल कॉलम देखने को मिलता है। इनवर्टिब्रेट्स काफी स्मॉल साइज वाले हैं, तो जिनमें इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसी की वजह से इनकी स्पीसीज काफी ज्यादा हैं। 13,000 स्पीसीज हैं इनवर्टिब्रेट्स की। फिर से रिपीट करता हूं, इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स से ज्यादा हैं, इसका मतलब 13 लाख लाखों में है, 13,000 स्पीसीज हैं इनवर्टिब्रेट्स की, जिनमें इंसेक्ट की स्पीसीज 13,000 में से जो 10,25,000 स्पीसीज है वो केवल इंसेक्ट्स की हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, इंसेक्टा जो क्लास है वो सबसे बड़ा क्लास माना जाता है। जिसमें हम फाइलम की स्टडी करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं, तो लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है आर्थ्रोपोडा और सेकंड हाईएस्ट माना जाता है मोलस्का। तो इंसेक्टा आप सभी को समझ में आ गया, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, 10,25,000 स्पीसीज कंटेन करता है इंसेक्टा। तो एनिमल्स में वर्टिब्रेट हो चाहे इनवर्टिब्रेट हो, सभी एनिमल्स में सबसे ज्यादा है स्पीसीज, क्योंकि वर्टिब्रेट में जो पीसेस है वो केवल हजारों में है और वर्टिब्रेट्स की जो स्पीसीज बताई गई हैं
वो भी केवल थाउजेंड्स के अंदर ही बताई गई हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 53,255 स्पीसीज हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी, और पीसीज की लगभग 27,000 मान लें, या फिक्स डेटा आप अपने माइंड में सेट कर लें। 26,959 स्पीसीज हैं पीसेस की, इनको फिश बोल दें। और सबसे ज्यादा हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस। फिर से देख लें, जो बायोडायवर्सिटी है इनवर्टिब्रेट्स की लाखों में 13,13,000, जबकि जो बायोडायवर्सिटी है वर्टिब्रेट्स की वो केवल हजारों में है, 53,255। इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम कहें कि कौन सा जो ग्रुप है, कौन सा जो क्लास है आर्थ्रोपोडा का जिसके सबसे ज्यादा मेंबर देखने को मिलते हैं, तो इंसेक्टा है या इंसेक्ट्स हैं, जिनकी स्पीसीज मैंने पहले ही कहा 10,25,000 आउट ऑफ 13,13,000 स्पीसीज। जो 13,13,000 स्पीसीज हैं इनवर्टिब्रेट्स की, उनमें से 10,25,000 तो इंसेक्ट ही हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पीसेस की। पीसेस अप्रोक्सीमेट हो गया ना 27,000, 26,959, सही यही बोला था पहले 26,959, और 50% जो वर्टिब्रेट्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। हमारे अर्थ पे हमारा जो इंडिया है वो केवल 2.4% एरिया रखता है, और वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है, लेकिन 7th नंबर पे होते हुए भी इसका जो बायोडायवर्सिटी वाला पोर्शन है वो काफी ज्यादा है। 8.1% बायोडायवर्सिटी है इंडिया की। 17 जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं उनके अंदर इंडिया भी एक है। जी हमारा इंडिया काफी अहम रोल अदा कर रहा है यहाँ बायोडायवर्सिटी को यहाँ कंजर्व किया जाए। जो नेचर है उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनको अपनी जगह पे बना रहने दें, हम पॉपुलेशन को करें डिक्रीज और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाएं। ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है 8 बिलियन का आंकड़ा पार करने को जा रही है, तो उसको करें थोड़ा कम। जो फैमिली प्लानिंग है उसको अपनाएं और बच्चे करें पैदा थोड़े कम, क्योंकि बहुत सारे अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, उनको भी आप जो है अडॉप्ट करें। तो और उनको अडॉप्ट करने के बाद में अपना जैसा बनाएं, उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस पॉपुलेशन को घटाने में, हमारा काफी बड़ा योगदान रहेगा। तो बायोडायवर्सिटी मेंटेन करके रखें। आप सभी से मैं सविनय नम्र निवेदन करता हूं। साथ साथ फिर से आप सभी से अलविदा लेने से पहले, हाँ तो वो तो समझ में आ गया आपको कि इंडिया का जो बायोडायवर्सिटी का परसेंटेज है वो 8.1 है। बट मैं फिर से आप सभी से निवेदन करता हूं, प्लीज आप हमारे चैनल CCI कैरियर मेकर स्मार्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द आइकन बेल। जैसे मैंने कहा कि जो छोटी सी घंटी है उसको चुपके से दबा दो और हम रोज मिलते रहें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अगर अच्छा लगे तो। आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।